हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि आप लोगों के टर्म 2 एग्ज़ाम्स बस आने ही वाले हैं, तो हम लोग आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चैप्टर के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एकदम रिवीजन के टाइम सबसे पहले उन्हें अच्छे से रिवाइज करना, उन्हें छोड़कर नहीं जाना। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सप्लाई चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विद आंसर्स, कि किस तरीके से आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस देख पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना इस वीडियो को। अकेले अकेले पढ़ाई नहीं करनी, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा करना है सप्लाई चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक जो आपके सप्लाई चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई के। देखिए, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कोई भी दो डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन करो, या फिर आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया जाएगा, जैसे कि इनपुट प्राइस दे दिया, उसकी कंडीशन दे दी, उसको एक्सप्लेन करना है, या फिर टेक्नोलॉजी की कंडीशन दे दी, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। कोई भी एक डिटरमिनेंट उठाकर भी आपको दे सकते हैं, इसलिए आपको डिटरमिनेंट्स का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी बोलते हैं। जो अब मैं पॉइंट्स कराने वाली हूँ, ये आप इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई दोनों में ही लिख कर आएंगे। अगर आपसे इंडिविजुअल सप्लाई पूछा हुआ है तो भी आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं, और मार्केट सप्लाई के डिटरमिनेंट्स पूछे हो तो भी आप ये पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, वो है प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। देखिए, अगर प्राइस बढ़ गए, गिवन कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा सप्लायर का। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूं। इस चैप्टर में आपको किसके अकॉर्डिंग सोचना है? एक सप्लायर के अकॉर्डिंग, एक प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ गए, गिवन कॉमोडिटी के गुड के प्राइस बढ़ गए, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सप्लायर चाहेगा कि मैं अपनी सप्लाई क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो आप क्या देख रहे हैं? प्राइस और सप्लाई दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। और अगर प्राइस हमारा कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं अपनी सप्लाई क्या कर दूं? उस गुड की कम कर दूं। तो क्या देखा? प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड। कैसा रिलेशन है इनके बीच में? प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीजेस, इसका मतलब है जब प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी सप्लाई है गिवन कमोडिटी की, वो भी राइज होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी बढ़ेगी, या वाइस वर्सा यानी कि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये था प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी, पहला डिटरमिनेंट आपका। ठीक है, अब सेकंड डिटरमिनेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड डिटरमिनेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं कि इनपुट प्राइस की कंडीशन दे दी जाती है और आपसे सप्लाई पे इफेक्ट पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे से करके जाना। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखिए मैंने क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं सारे, इसका आंसर भी बताऊंगी आपको। पहला, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन इनपुट प्राइस ऑन द सप्लाई ऑफ अ गुड। अगर इनपुट प्राइस बढ़ गए तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? What is the effect on supply curve when there is change in input price? सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इनपुट प्राइस में चेंज आया? तो What is the effect on supply curve when there is change in cost of production या factor of production? यानी कि ये क्वेश्चन आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी आ सकता है, इनपुट प्राइस में चेंज आया इस नाम से भी आ सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया इस नाम से भी आ सकता है। तो तीनों चीजें याद रखना।
ठीक है। तो देखिए, जब आपसे सप्लाई पे इफेक्ट पूछे तो आप सप्लाई पे इफेक्ट बताएंगे, लेकिन इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व पूछे तो आप कर्व भी बना के आएंगे। किसी क्वेश्चन में है कि डायग्राम बन सकता है तो आप डायग्राम बना के आइए। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है आपकी एग्जाम की। आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसको पढ़ने की जगह किस पे फोकस चला जाता है, डायग्राम पे, और डायग्राम ठीक होगा तो नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी होती है इकोनॉमिक्स में, उसमें डायग्राम बना के आ जाया करिए। अब देखते हैं क्या कंडीशन है इनपुट प्राइस की। इनपुट प्राइस अगर बढ़ गए, इनपुट प्राइस को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इनपुट प्राइस बढ़ गए यानी कि लेबर की वेजेस बढ़ गई या लैंड का रेंट बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया इनपुट प्राइस। अगर इनपुट प्राइस बढ़ गए तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बढ़ गई तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो सप्लायर क्या ऐसे में सप्लाई करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। जब उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इस केस में हमारी कम हो जाएगी। आप क्या देख रहे हैं, इनपुट प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप प्रोड्यूसर बन के सोचेंगे ना तो आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ गया, मान लो लैंड का रेंट बढ़ गया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो कैसा रिलेशन हुआ, इनपुट प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। ऐसे ही ये तो राइस का केस मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन इनपुट प्राइसेस ऑन द सप्लाई ऑफ अ गुड। आपको राइज इन इनपुट प्राइस का इफेक्ट बताना है, सप्लाई पे क्या पड़ेगा, तो आप यही लिख के आएंगे। तो आपने यही सिचुएशन लिख कर आनी है। क्या लिख के आनी है, व्हेन कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, जब इनपुट प्राइस इंक्रीज हुआ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई, दिस डिक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी, इससे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, इस केस में सेलर क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। तो ये तो बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व व्हेन देयर इज चेंज इन इनपुट प्राइस। अब इनपुट प्राइस में चेंज आने पे सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चेंज का मतलब आपको राइज और फॉल दोनों का ही बताना है। अब राइज की कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, अब फॉल की कंडीशन आप बताइए मुझे क्या होगी। जिस बच्चे को आता है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अब मैं बताने जा रही हूँ और खुद को चेक करना कि क्या आपने सही लिखा या नहीं लिखा। अगर इनपुट प्राइस क्या हो गए हमारे, अब फॉल हो गए। अगर इनपुट प्राइस फॉल हो गए यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, अब हमारी फॉल हो गई। अब जो लैंड का रेंट है वो क्या हो गया, फॉल हो गया, कम हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, फॉल हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल हो गई तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो सप्लायर ऐसे केस में सप्लाई बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, सप्लायर ऐसे केस में सप्लाई क्या कर देगा, अपनी बढ़ा देगा। तो क्या देखा, इनपुट के कम होने पे सप्लाई क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। तो यही सिचुएशन है, इनपुट के कम होने पे हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीजेस, जब इनपुट का कॉस्ट डिक्रीज हुआ, इनपुट प्राइस डिक्रीज हुआ, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हुई। उस केस में प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, बढ़ गया। एज अ रिजल्ट सेलर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, इस केस में सेलर क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। तो आपको फॉल और राइज दोनों के ही इफेक्ट समझ आ गए होंगे। अब इसमें आपसे पूछा हुआ है कि सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें उसने आपको मेंशन कर रखा है कि आपको डायग्राम बनाकर ही आना है। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, तो आपकी चॉइस है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है और थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे सप्लाई कर्व पे इफेक्ट पूछा हुआ है। तो कर्व पे इफेक्ट आप शो करके दिखाएंगे और डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये आप इस तरीके से सप्लाई बनाते हैं, ये आपकी सप्लाई बन गई। अगर इंक्रीज हो रही है सप्लाई तो क्या दिखाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाएंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये हो गई आपकी राइटवर्ड शिफ्ट। अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाएंगे, ये हो गई आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब इनपुट प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो उस केस में आप क्या करके दिखाएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाएंगे, ये वाला दिखाएंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर इनपुट प्राइस कम हो रहे हैं तो सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस केस में आप क्या करके दिखाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाएंगे। बाकी लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट ये सब मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट डिटरमिनेंट है हमारा प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स।
अब क्या हुआ, अदर गुड के प्राइस बढ़ गए, तो जो अदर गुड है वो हमें क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो उस केस में अदर गुड की सप्लाई हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि हम दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एक फार्मर है, वो व्हीट और राइस दोनों की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो अब जो व्हीट के प्राइस हैं वो बढ़ गए, व्हीट के प्राइस बढ़ गए, यानी कि अब क्या हुआ, व्हीट प्रॉफिट ज़्यादा देगा, ठीक है। तो अब फार्मर क्या करेगा, व्हीट की सप्लाई राइस के कंपैरिजन में बढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीट की सप्लाई करेगा, तो व्हीट की प्रोडक्शन क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, व्हीट की सप्लाई ज्यादा कर देगा। तो क्या हुआ, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड इंड्यूसेस द फर्म टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अदर गुड। अब वो व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर देगा एज कंपेयर टू राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसमें भी कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये डिटर्मिनेंट भी आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के पार्ट में आता है वो डिटर्मिनेंट एक तो है इनपुट प्राइस वाला और दूसरा है आपका ये टेक्नोलॉजी वाला। इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लेना। नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना, एक बार दोबारा अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो ऐसे केस में सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करूँ। तो हमने क्या देखा, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, इम्प्रूव्ड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। एडवांस एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एडवांस एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी, विच रेजेस द प्रॉफिट मार्जिन। इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो सप्लाई क्या कर देगा, सेलर बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन और कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे, कोई मशीन ऐसी यूज कर रहे हैं जो बार बार खराब हो रही है, उस पर पैसा ज्यादा लगेगा। पैसा ज्यादा लगेगा तो यानी कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सप्लायर का कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या प्रेफर करेगा, सप्लाई को कम कर देगा। टेक्नोलॉजी अगर कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड होती है तो सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और कॉम्प्लेक्स एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये दो केस बनते हैं हमारे टेक्नोलॉजी के। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ऑन द सप्लाई ऑफ अ गुड। ये क्वेश्चन आएगा आपका कि टेक्निकल प्रोग्रेस का क्या इफेक्ट होता है गुड की सप्लाई पे। तो आपने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में लिख कर आना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है, एक तो टैक्स और एक सब्सिडीज। तो पहले बात करते हैं टैक्स की। अब गवर्नमेंट पॉलिसी है, टैक्स क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ गया तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सप्लायर का कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई अपनी कम कर देगा। तो क्या देखा, टैक्स के बढ़ने पे सप्लाई क्या हो गई, हमारी कम हो गई। कैसा रिलेशन हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया। और वाइस वर्सा हो जाएगा इसका, कैसे, अगर टैक्स कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उस केस में प्रॉफिट बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये तो बात हो गई टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कुछ बुक्स में एक्साइज ड्यूटी भी लिखा होगा, वो देख लेना। एक्साइज ड्यूटी भी प्रोडक्शन पे ही टैक्स लगता है। प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो कुछ बुक्स में एक्साइज ड्यूटी से भी आ सकता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना, टैक्स आए या एक्साइज ड्यूटी आए, आपने टैक्स का ही कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सिडीज की। सब्सिडीज क्या होता है, कंसेशन होता है, एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प होती है जो कि गवर्नमेंट करती है सप्लायर की। कुछ गुड्स की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर को, उनकी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो गुड्स
सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या देती है, कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज देती है। अगर सब्सिडीज बढ़ गई है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, सप्लायर का बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो सप्लाई क्या कर देगा, सप्लायर बढ़ा देगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्या देखा, डायरेक्ट रिलेशन है ना, सब्सिडीज अगर बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर सब्सिडीज कम हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई कम कर देगा। तो सब्सिडीज के कम होने पे सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। कैसा रिलेशन शो हो रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशन शो हो रहा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, हाउ डज द चेंज इन टैक्स ऑन प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ दैट गुड। यानी कि टैक्स में चेंज आ रहा है तो वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोडक्ट की सप्लाई को। आपने ये टैक्स का पूरा कंसेप्ट बता देना है, राइज का भी और फॉल का भी। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, और अगर टैक्स फॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है। और ऐसे ही सब्सिडीज का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये डिटर्मिनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिख के कैसे आना है, देखिए आपने लिखकर कैसे आना है, देखिए इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड थस रिड्यूसेस द सप्लाई ड्यू टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर टैक्स बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, जिससे कि सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और या फिर वाइस वर्सा का मतलब डिक्रीज इन टैक्सेस का केस। नेक्स्ट है सब्सिडी, सब्सिडीज इंक्रीज द सप्लाई। सब्सिडीज से क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी एज दे मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू सप्लाई गुड्स। क्योंकि वो फर्म के लिए क्या हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई गुड सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। ठीक है, किसी भी फर्म के दो गोल हो सकते हैं, या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना, सेल्स को बढ़ाना, तो वो अपनी सप्लाई इंक्रीज करेगा इवन एट द लोअर प्राइस। कम प्राइस पे भी वो अपनी सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर किसी फर्म का गोल क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है, क्योंकि वो ट्राई करेगा कि उसकी सेल बढ़नी चाहिए, उसके मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए इवन एट द लोअर प्राइस। ठीक है, अगर किसी फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो वो सप्लाई कब करेगा, कब इंक्रीज करेगा सप्लाई को, जब प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सिर्फ और सिर्फ हायर प्राइस के केस में वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। अगर किसी फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो पहला क्या हुआ है, इफ द गोल ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी फर्म का गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है देन इट विल इंक्रीज द सप्लाई इवन एट द लोअर प्राइस। तो वो अपने सप्लाई को बढ़ाएगा लोअर प्राइस पे भी, एज दे विल ट्राई टू इंक्रीज सेल्स, क्योंकि वो सेल्स बढ़ाना चाहेगा, एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी फर्म का गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, देन इट विल इंक्रीज द सप्लाई ओनली एट अ हायर प्राइस। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कब बढ़ाई जाएगी, जब प्राइस ज़्यादा होंगे। तो ये बात हुई गोल्स की। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। जितने भी डिटर्मिनेंट्स अभी तक मैंने आपको पढ़ाए वो सारे इंडिविजुअल एंड मार्केट दोनों में हैं। अगर आपसे मार्केट सप्लाई का भी पूछा जाएगा तो भी आप वो सारे डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो सारे डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई दोनों को ही इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये तीन डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरी मार्केट की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो वो तीन डिटर्मिनेंट कौन से हैं देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट हैं, इंडिविजुअल सप्लाई के नहीं हैं। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अगर फर्म्स बढ़ गई, फर्म्स ज़्यादा है इंडस्ट्री में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं उस कमोडिटी की, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर लॉस की वजह से फर्म जाने लग गई, लॉस की वजह से फर्म एग्जिट हो गई, फर्म ने इंडस्ट्री को लीव कर दिया, छोड़ दिया, फर्म कम हो गई, तो प्रोड्यूसर्स कम हो जाएंगे, तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी।
अब देखते हैं व्हेन नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में बढ़ गई तो मार्केट सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग दैट कॉमोडिटी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स उस कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। हाउएवर मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज, मार्केट सप्लाई कब कम होगी, इफ सम ऑफ द फर्म स्टार्ट लीविंग द इंडस्ट्री ड्यू टू लॉसेस, कुछ फर्म्स इंडस्ट्री छोड़कर जाने लग गई लॉसेस की वजह से, तो उस केस में मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। अगर सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो प्राइस है वो इन नियर फ्यूचर, प्राइस इन नियर फ्यूचर क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या सोचेगा कि भाई फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, तो मैं जो करंट की सप्लाई है, करंट की जो मार्केट सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाएगी, फॉल कर देंगे, सप्लायर क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे सप्लाई, करंट मार्केट सप्लाई फॉल हो जाएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आगे फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेंगे तब हम उसकी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। या फिर वाइस वर्सा का केस हो जाएगा कि अगर प्राइस नियर फ्यूचर में कम होने वाले होंगे तो करंट मार्केट सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि बाद में तो लॉस हो जाएगा, इसलिए वो अभी मार्केट सप्लाई को बढ़ा देंगे। इफ द सेलर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, अगर सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज, करंट मार्केट सप्लाई यानी कि अभी की मार्केट सप्लाई कम कर देंगे इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन द नियर फ्यूचर एट हायर प्राइस, क्योंकि वो नियर फ्यूचर में हायर प्राइस में सप्लाई करना पसंद करेंगे। इफ द सेलर फियर दैट द प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर, अगर उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में फॉल हो जाएंगे प्राइस, तो दे विल इंक्रीज द प्रेजेंट सप्लाई टू अवॉइड लॉसेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में लॉस ना हो इसलिए वो जो प्रेजेंट की सप्लाई है उसे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो सप्लाई बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है, बहुत अच्छे से सप्लाई होती है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो सप्लाई में भी दिक्कतें आती है, तो सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। ये आपने डेटर्मिनेंट्स बहुत अच्छे से करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटर्मिनेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अभी तक जितने भी हमने फैक्टर्स करे वो सारे क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किसका रिलेशन बताता है लॉ ऑफ सप्लाई? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। यानी कि प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। कैसा रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में? पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ा देते हैं ना हम लोग, तो प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, कम होती है। कैसा रिलेशन हुआ ये? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? सेट्रिस पैरिबस भी बोलते हैं। तो जहाँ पे भी आपने यूज करना हो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वहाँ पे आप सेट्रिस पैरिबस भी लिख सकते हैं। जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो हमने क्या करना है, पहले लॉ को स्टेट करना है, लॉ का मीनिंग लिखना है। लॉ ऑफ सप्लाई का जैसे यहाँ पे मीनिंग लिखा आपने, उसके बाद उसकी एजम्पशंस लिखनी होती है। इसी तरीके से आप सारे ही लॉ अटेम्प्ट करके आएंगे अपने एग्जाम में। मैं आपको प्रेजेंटेशन साथ साथ बताती चल रही हूँ। पहले यहाँ मीनिंग लिखेंगे, देन आप अजम्पशन लिखेंगे। इस लॉ की क्या एजम्पशन है कि प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप एजम्पशन में यही डालेंगे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स is constant, there is no change in state of technology, price of factor of production remain the same, there is no change in the taxation policy, goal of the producer remain the same। ये हो गई आपकी assumptions। नेक्स्ट आप शेड्यूल एंड डायग्राम बना के आएंगे। इस लॉ में क्या है, प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही रिलेशन आप दिखा देंगे, प्राइस क्या हुआ 1 2 3 4 5 बढ़ा, ऐसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी 10 20 30 40 50। पॉजिटिव रिलेशन दिखाएंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन है ना, पॉजिटिव रिलेशन, वही आप यहाँ पे टेबल में शो कर देंगे। उसके बाद इसे आप डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे। डायग्रामेटिकली कैसा बनता है सप्लाई कर्व हमारा? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, ऊपर की तरफ जाता है ना ये। तो कैसे बनेगा ये? जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड,
और वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे। प्राइस 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 बनाया। क्वांटिटी सप्लाइड 10 10 के गैप पे ले लिया, 10 20 30 40 50, 1 पे कितना है 10, 1 पे कितना है 10, तो यहाँ पे भी ये बन गया आपका पॉइंट, 1 पे 10, 1 पे ये हो गया 10, ठीक है। उसके बाद 2 पे कितना है 20, उसके बाद 2 पे यहाँ बन गया आपका ये 20, फिर 3 पे 30। तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे और इस डॉटेड लाइन को ज्वाइन कर देंगे। जब आप यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सप्लाई कर्व बन जाएगा। इस तरीके से आप लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इसे भी पूरा कर लेंगे। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को और क्या बोला जाता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोला जाता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को क्या बोला जाता है, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई। तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होता है, जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है, और शिफ्ट कब होता है सप्लाई कर्व में, जब सप्लाई में चेंज आता है। और जो आपकी मूवमेंट आती है वो किसकी वजह से आती है, ओन प्राइस की वजह से आती है। और जो शिफ्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। जो बाकी के फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ना, टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर इनपुट प्राइसेस, उन फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट आता है। तो देखिए मूवमेंट का पहले पढ़ते हैं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में क्या है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने की वजह से जब क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स यानी कि इनपुट प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। उस केस में मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है या फिर क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है। और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या होता है, when the supply changes due to change in any factor other than own price of the commodity, यानी कि सप्लाई में चेंज आ रहा है बाकी के फैक्टर्स की वजह से, प्राइस के अलावा, ओन प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेंज आ रहा है सप्लाई में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इट लीड टू अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यानी कि ओन प्राइस में चेंज आएगा तो क्या होती है, मूवमेंट होती है। और अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा, अदर देन प्राइस, ओन प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंज आएगा तो क्या होगी, शिफ्ट होगी सप्लाई कर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है, द मूवमेंट इज अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में क्या होती है, जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है अपवर्ड मूवमेंट जिसे हम एक्सपेंशन इन सप्लाई बोलते हैं, और एक होती है डाउनवर्ड मूवमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ये दोनों टॉपिक हम अभी आगे पढ़ेंगे। और जो शिफ्ट होती है वो भी दो तरीके की होती है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है राइटवर्ड शिफ्ट जो कि किसकी वजह से होती है, सप्लाई में इंक्रीज आने की वजह से होती है। और एक होती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वो किसकी वजह से होती है, सप्लाई में डिक्रीज आने की वजह से होती है। तो राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन सप्लाई, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन सप्लाई। ये सब अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है, रीजन क्या है, मूवमेंट होने का रीजन क्या है। आपको मैंने बताया मूवमेंट किसकी वजह से होती है, प्राइस में चेंज आने की वजह से होती है। तो रीजन क्या है मूवमेंट का, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आने की वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। इंक्रीज, जब प्राइस में इंक्रीज आता है तो क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। और जब प्राइस में डिक्रीज आता है तो क्या होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसे अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो शिफ्ट आता है सप्लाई कर्व में वो किसकी वजह से आता है, प्राइस को छोड़कर जो बाकी के फैक्टर्स में चेंज आता है उसकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स में जब चेंज आता है तो शिफ्ट आता है सप्लाई कर्व में। बाकी के फैक्टर्स जैसे कि चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, चेंज इन टैक्सेस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये था हमारा
मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसे अब आगे और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बीच में डिफरेंस पढ़ा। अब एक बार मूवमेंट और शिफ्ट को भी देख लेते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई भी आ जाता है, तो इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट किसकी वजह से होता है? मैंने आपको बताया, सप्लाई कर्व का मूवमेंट जो होता है किसकी वजह से होता है? गुड्स के प्राइस के बढ़ने और कम होने की वजह से मूवमेंट करते हैं अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंशन हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, उसे हम इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। और क्वांटिटी सप्लाइड किसकी वजह से बढ़ती है? प्राइस के बढ़ने की वजह से। जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई का क्या मतलब होता है? एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एक्सपेंशन इन सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड राइज हो रही है। किसकी वजह से राइज हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी राइज हो रही है। और बाकी के सारे फैक्टर्स जितने भी हैं वो क्या रहेंगे इस केस में? कांस्टेंट रहेंगे। ये बात थी एक्सपेंशन इन सप्लाई। अगर आपके पास डिफरेंस आ जाता है तो आप ये मीनिंग लिख के आएंगे, देन ये डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद ये शेड्यूल भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप बता भी सकते हैं कि एक्सपेंशन में क्या होती है? अपवर्ड मूवमेंट होती है। ठीक है, और अब शेड्यूल समझते हैं। शेड्यूल क्या है इसका? शेड्यूल जैसे कि मैंने बताया, प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। तो ये क्या दिखा दिया? प्राइस बढ़ते हुए दिखा दिया, 20 से 25 हो गए, और क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई आपकी? बढ़ गई, 100 से 150 हो गई। उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड प्लॉट करी 100 से 150, और वाई एक्सिस पे प्राइस प्लॉट करा 20 से 25। ठीक है, और ये सप्लाई आपकी बन गई। आप क्या दिखा देंगे? ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ना, 20 से 25 की तरफ प्राइस जा रहा है, 100 से 150 की तरफ सप्लाई जा रही है। तो ये सप्लाई का क्या दिखा देंगे आप? मूवमेंट दिखा देंगे, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इस तरीके से आप एरो बना के दिखा देंगे ऊपर की तरफ। एक्सपेंशन इन सप्लाई के जो नाम है वो ये भी आ सकते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, अपवर्ड मूवमेंट कब होती है वो भी आ सकता है। तो ये नाम याद रखना कि एक्सपेंशन को अपवर्ड मूवमेंट भी बोला जाता है, राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और इसे बोला जाता है डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है? रेफर्स टू द डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन? जब प्राइस फॉल हो रहे होते हैं। जब प्राइस क्या हो रहे होते हैं? फॉल हो रहे होते हैं, और बाकी सारी चीजें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती हैं, तब हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई रेफर्स टू द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये कौन सी सिचुएशन है? क्वांटिटी सप्लाइड में फॉल आ रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गए हैं इसलिए क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके? कांस्टेंट रहेंगे। आपको पता ही है प्राइस के फॉल होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? फॉल ही होती है, तो वही कंडीशन है ये। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल हो गई, किसकी वजह से? प्राइस में फॉल आने की वजह से। इसी तरीके से आप इस कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करके आएंगे। इसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। इसका एरो किस तरफ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। शेड्यूल कैसे बनेगा? प्राइस है, फॉल करते हुए दिखाओगे, 20 से 15 हो गए, 100 से 70 हो गए, और उसके बाद इसे डायग्राम में प्लॉट करोगे। एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी सप्लाइड बनाई, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस बनाया, उसके बाद सप्लाई बन गई आपकी। क्या दिखा दोगे? डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा दोगे इसमें। अगर आपका डिफरेंस आ जाता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, तो आप मीनिंग लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और शेड्यूल बना सकते हैं, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई में जो शिफ्ट आता है वो किसकी वजह से आता है? अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। ओन प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है इस केस में। और शिफ्ट हमारे दो तरीके के होते हैं।
पहला है राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से आता है? जब सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन सप्लाई होती है तो क्या होता है, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से आता है? डिक्रीज इन सप्लाई। जब सप्लाई क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब राइटवर्ड शिफ्ट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, राइटवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से आ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। ओन प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो अदर फैक्टर्स में क्या हो सकता है? इनपुट प्राइस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अगर इनपुट प्राइस कम होंगे तो सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। या फिर इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंप्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो भी हमारे क्या हो गई? सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या फिर टैक्सेस में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन टैक्स हो गया। टैक्स के डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको सारे ही डिटरमिनेंट्स आने चाहिए, किस किस केस में सप्लाई इंक्रीज होती है, किस किस केस में सप्लाई डिक्रीज होती है, ये सब आता होगा तो आपको पता चल जाएगा किस केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा और किस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आगे के केस आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि एक और मैं बता देती हूँ, गोल ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन है। अगर फर्म का गोल क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, तो क्या करेगा? वो सप्लाई को बढ़ाएगा। सप्लाई को बढ़ाएगा तो सप्लाई कर क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप डिटरमिनेंट्स को देखते हुए देख सकते हैं कि किस किस केस में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस किस केस में आएगा? जब सप्लाई हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और सप्लाई डिक्रीज कब होगी? इसका अपोजिट हो जाएगा। जो हमने राइटवर्ड में लिखा है उसका पूरा अपोजिट हो जाएगा। जब इनपुट क्या हो रहे होंगे? अगर इनपुट बढ़ गए तो सप्लाई क्या कर देंगे? हम कम कर देंगे। सप्लाई कम कर देंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? सप्लाई कम हो जाएगी। इसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या फिर टैक्स बढ़ गए, अगर टैक्स बढ़ गए तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट्स आते होंगे तो आप राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट के केसेस भी बना सकते हैं। ये आपका सप्लाई कर्व। अगर राइटवर्ड शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो इनपुट प्राइस क्या हो गए? फॉल हो गए तो सप्लाई राइटवर्ड होगी, तो आप इस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा देंगे। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है तो ये आपका क्या जाएगा? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर इनपुट प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए तो आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट इस साइड हो जाएगा। ये है डायग्राम शिफ्ट इन सप्लाई का। ये सप्लाई कर्व है आपकी। एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी सप्लाइड बनाएंगे, वाई एक्सिस पे आप प्राइस बनाएंगे। ये सप्लाई कर्व है। अगर राइटवर्ड शिफ्ट करनी है तो ये S1 जो आपको दिख रहा है ये क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट है। और जो S2 दिख रहा है ये क्या है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। अगर आपसे सप्लाई कर्व पूछा जाए तो आप डायग्राम बना के आएंगे राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जैसे हमने एक क्वेश्चन में बात करी थी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व। इस केस में सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट बनता है तो यहाँ पे आप शो करके आएंगे चेंज इन इनपुट प्राइस में। इनपुट बढ़ा तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा। अगर इनपुट कम हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, वो आप बनाकर शो करके आएंगे। लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बनेगा। चलिए, आपका ये चैप्टर आज ख़त्म होता है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।